नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, हमारा खास शो जो हम लेकर आते हैं अपने व्यूअर्स की हेल्प करने के लिए। कोई भी सवाल आपके पास है, आपके पोर्टफोलियो रिलेटेड, फाइनेंशियल प्लानिंग रिलेटेड, कोई भी कंफ्यूजन पोर्टफोलियो को लेकर, योर मनी उन कंफ्यूजन को करता है दूर। आज हमारे साथ है वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी, जो आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं शो में पार्टिसिपेट करने का तरीका। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप, ईमेल या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भेज सकते हैं। 7045 20000 ये हमारा नंबर है व्हाट्सएप का। yourmoney@nw18.com हमारी ईमेल आईडी है। फेसबुक और एक्स पर जाएंगे तो शो लाइव भी देख सकते हैं, अपने सवाल आप पोस्ट भी कर सकते हैं #AskAwaz लिखकर। तो ये रहा पार्टिसिपेट करने का तरीका। और अब क्वेरीज को शामिल करें उससे पहले हेमंत जी से एडवाइस लेते हैं कि जब कोर पोर्टफोलियो बनाना हो इस समय मार्केट में, स्पेशली फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप को मिलाकर, तो किस तरीके का पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहिए। क्योंकि अब हेमंत जी इतनी सारी कैटेगरीज मार्केट में मौजूद हैं, इतने सारे ऑप्शंस इन्वेस्टर्स के पास हैं, जिससे डेफिनेटली पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में मदद भी मिलती है, तो दूसरी तरफ कंफ्यूजन भी होता है। लेकिन अगर कोर पोर्टफोलियो बनाना हो अभी, तो कौन सी वो 3-4 कैटेगरीज हैं आपके हिसाब से जिन्हें मिलाकर पोर्टफोलियो क्रिएट किया जा सकता है? दीपाली, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, म्यूचुअल फंड जो है, अगर हम कोई भी एसेट क्लास की बात करें, चाहे इक्विटी, डेट या कमोडिटीज कुछ भी हो, गोल्ड, सिल्वर, उसके इन्वेस्ट करने की काफी सारी कैटेगरीज इन्वेस्टर्स को ऑफर करते हैं। तो ऑब्वियसली जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि एक तरफ आपके पास काफी सारे ऑप्शंस हैं और एक तरफ दुविधा भी है कि हम अपना एक ऐसा सुटेबल पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, कौन सी ऐसी कैटेगरीज हैं जिनका एक मिक्स बना के हम अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम इक्विटी की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कोर पोर्टफोलियो की। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि म्यूचुअल फंड पहले तो खुद से एक डाइवर्सिफाइड व्हीकल है। तो सबसे बड़ा फायदा तो म्यूचुअल फंड का ये है कि आप जब भी इन्वेस्ट करते हैं आपको एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मिलती है। उसके अंदर हम जानते हैं कि मार्केट के 3 इंपॉर्टेंट सेगमेंट हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। किसी भी निवेशक के लिए तीनों सेगमेंट में निवेश करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ ही ये भी इंपॉर्टेंट है कि अपने रिस्क प्रोफाइल, अपने टाइम होराइजन को देखते हुए तीनों के अंदर आप एलोकेशन कैसे करें। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा पोर्टफोलियो बने जिसमें ये डिसिप्लिन बना रहे कि जो सेगमेंट में आप एक्सपोजर चाहते हैं वो बना रहे, दूसरा जो फंड मैनेजर है उनके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी हो, क्योंकि वो आपके बिहाफ पे डिसीजन ले रहे हैं कि वो डिसाइड कर सके कि कब उनको पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के बीच में। तो मुझे लगता है इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए 2-3 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज है। सबसे पहली कैटेगरी होगी, मैं कहूंगा, एक फ्लेक्सी कैप। क्योंकि फ्लेक्सी कैप में क्या होता है कि फंड मैनेजर के पास पूरी फ्रीडम है, कोई भी सेगमेंट में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अगर हम ज्यादातर फंड को एनालाइज करें तो हम देखेंगे कि ज्यादा रुझान जो है वो लार्ज कैप पे होता है। तो एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी हो गई मल्टी कैप। मल्टी कैप में क्या होता है कि तीनों सेगमेंट में फंड मैनेजर को इन्वेस्ट करना पड़ता है मिनिमम 25%, और बाकी 25% जहां भी उनको ऑप्शन दिखे वहां पे वो डाल सकते हैं। और तीसरी कैटेगरी होगी लार्ज एंड मिड कैप। लार्ज एंड मिड कैप का मतलब है कि आपके पैसे जो है हिंदुस्तान की जो 250 कंपनी है, टॉप 250 कंपनीज इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, वहां पे आपका पैसा जाता है। मिनिमम 35% एलोकेशन दोनों सेगमेंट पे है और बाकी 30% फंड मैनेजर की डिस्क्रिप्शन पे है। तो मुझे लगता है अगर आपको 3 कैटेगरी देखनी है शुरुआत में और इवन आगे भी जाके, तो ये 3 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं, क्योंकि तीनों में जब फंड मैनेजर के वो फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर सके। उसके बाद जाके फिर आप चाहें तो मिड कैप, स्मॉल कैप या थोड़े और जो अग्रेसिव सेगमेंट्स हैं मार्केट के, वहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बट शुरुआत में मुझे लगता है ये 3 कैटेगरीज बिल्कुल आइडियल है। अच्छा, इसके अलावा हेमंत जी, क्योंकि रिसेंटली हमारी काफ़ी फंड मैनेजर्स से बातचीत हुई और एक कंसेंसस व्यू ये था कि शायद यहाँ से बैंक्स, फाइनेंशियल्स पर ज़्यादा भरोसा है। इनफैक्ट आप ज़्यादातर पोर्टफोलियोज उठा के देखें, ज़्यादातर फंड्स के जो एलोकेशन है वो थोड़ा इंक्लाइन किया गया है टूवर्ड्स बैंकिंग एंड फाइनेंशियल। हालांकि हम हमेशा कहते हैं कि थीमेटिक सेक्टोरल फंड्स को यूजुअली अवॉइड करना चाहिए, बट ऐसे समय में जहां पर फंड मैनेजर्स खुद बैंकिंग फाइनेंशियल्स पर फोकस कर रहे हैं, क्या ऐसे समय में जो बैंकिंग से जुड़े हुए फंड्स हैं उनको पिक किया जा सकता है क्या? नॉट फॉर द लॉन्ग टर्म बट थोड़े समय के लिए, 1 साल 2 साल 3 साल के नजरिए से, या फिर जब जब जो पॉकेट परफॉर्म कर रही हो, क्या तब वहां एक्सपोजर लेना सही है, या फिर सिर्फ जैसे आपने जिन कैटेगरीज का जिक्र किया वहीं स्टिक करना बेटर होगा? जी दीपाली, देखिए यहाँ पे 2-3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हम बात कर रहे हैं कि अगर आपको मान लीजिए कोई सैटेलाइट पोर्टफोलियो बनाना है या कोई थीमेटिक या सेक्टर फंड में इन्वेस्ट करना है, एज ए इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी वो डेफिनेटली उसकी जगह रहती है।
लेकिन देखिए, जैसा आपने खुद कहा कि अगर बैंक जो जितने फंड मैनेजर्स हैं उनका रुझान जो है कैपिटल मार्केट फेसिंग जो कंपनीज है उनके ऊपर है, या तो फिर बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर है, तो जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, अगर आप कोई भी मल्टी कैप फंड देखेंगे, आप एक फ्लेक्सी कैप फंड देखेंगे, वहां पे आप देखेंगे, क्योंकि फ्लेक्सी कैप में स्पेशली काफी सारे फंड ऐसे हैं जो एक तरह से निफ्टी 50 या निफ्टी 100 को मिमिक करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे आपको ऑलरेडी अच्छा खासा एक्सपोजर मिल रहा है। तो अगर आपको लगता भी है कि वहां पे पोटेंशियल है, आप, जैसा मैंने कहा, डिपेंड करता है आप अपनी इन्वेस्टिंग की किस स्टेज पे है। ये बहुत ही मुश्किल है किसी भी निवेशक के लिए। हालांकि मैं मानता हूं ये बात कि मार्केट में स्ट्रेटेजिक एलोकेशन का स्कोप रहता है अगर आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज लगे, लेकिन वहां पे 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट इन्वॉल्व है। एक, टाइमिंग, दूसरा कैपिटल गेन। अगर आप अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में बार बार बदलाव करते हैं तो हर बार आपको कैपिटल गेन देना है। आपको पता होना चाहिए कि एंट्री कब करनी है, एग्जिट कब करनी है। मेरा ये मानना है, अगर आप ऐसे किसी फंड में हैं जो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आप ये मान के चलें कि अगर आपको वो पोटेंशियल दिख रहा है तो कोई कारण नहीं है कि फंड मैनेजर को वो पोटेंशियल नहीं दिखेगा, तो कहीं ना कहीं वो आपको एक्सपोजर देंगे। हाँ, ये बात सही है कि अगर आप एक्सपीरियंस निवेशक हैं, अगर आपके पास रिस्क प्रोफाइल है, आप समझ है आपको कि किस समय पे आपको एंट्री करना है, कितना एक्सपोजर करना है, 2-3 सेक्टर को बना के आप एक सैटेलाइट पोर्टफोलियो डेफिनेटली बना सकते हो। अगर आपको ये अपने आप पे कॉन्फिडेंस है कि आप एंट्री एग्जिट सही टाइम करोगे और सही सेक्टर को चुनोगे। बट आम निवेशक के लिए, जिनका पर्पस है ओवर द लॉन्गर टर्म वेल्थ क्रिएट करना, अपने गोल्स के लिए पैसा इकट्ठा करना, मुझे नहीं लगता कि उनको बहुत ज्यादा ये सब स्ट्रैटेजी फॉलो करने की जरूरत है, क्योंकि टाइमिंग बड़े से बड़े फंड मैनेजर भी कभी कभी चूक करते हैं। और एक फाइनल क्वेश्चन और इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ, हेमंत जी, एक सवाल बहुत हमारे इन्वेस्टर्स पूछ रहे हैं इस समय कि गोल्ड सिल्वर को लेकर क्या अप्रोच रखें, एसेट एलोकेशन को लेकर, क्या अभी भी इन्वेस्ट किया जा सकता है गोल्ड सिल्वर में? कितना इंपॉर्टेंट है गोल्ड सिल्वर में एक्सपोजर, गोल्ड में स्पेसिफिकली एक्सपोजर लेना एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? और एक आइडल नंबर ऑफ फंड काउंट पोर्टफोलियो में कितना होना चाहिए? जी, पहले अगर आप गोल्ड सिल्वर की बात करते हैं, देखिए एसेट एलोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हम हमेशा कहते हैं वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो वो डिटरमिन करता है कि आपके पोर्टफोलियो में रिस्क कितना है, आप किस तरह का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। हम हमेशा से, बहुत सालों से बात करते हैं कि अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, सिल्वर तो ऑब्वियसली कुछ समय पहले ये ऑप्शन इन्वेस्टर को मिली है, स्पेशली म्यूचुअल फंड के द्वारा, बट गोल्ड की ऑप्शन थी, तो बिल्कुल जगह हो सकती है पोर्टफोलियो में। अगर एक थंब रूल की बात करें तो आइडियली आपको 10% पैसा आप वहां पे लगा सकते हो। हालांकि हमने बहुत अच्छी रैली गोल्ड और सिल्वर में पिछले 1 साल में देखी है, बट हमने पहले भी देखा है पास्ट में कि ऐसी रैलीज आती हैं और बाद में फिर अगले 5-6 साल तक आपको कुछ बहुत ज्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिलती है। बट अगर मैं लॉन्गर टर्म रिटर्न देखूं तो डेफिनेटली ये पॉसिबल है कि उससे आपको डबल डिजिट रिटर्न मिल सकता है। तो क्लियरली एसेट एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये आप एक्सपोजर ले सकते हो। और पिछले साल भी जो रैली हुई है, उन्होंने ही पैसा बनाया है जिन्होंने ऑलरेडी एलोकेशन करके रखा था, क्योंकि उस रैली के बीच में इन्वेस्ट करना तो बहुत ज्यादा निवेशकों के लिए पॉसिबल नहीं होता। तो यस, एसेट एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप कर सकते हैं। वहां पे आपके पास ऑप्शंस है, आप चाहें तो फंड ऑफ फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप चाहें तो ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो। आइडियल नंबर ऑफ फंड बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। काफी बार ये बात होती है कि हमारे पोर्टफोलियो में कितने फंड हो, कोई ऐसा आइडियल नंबर नहीं है, लेकिन कई बार हमें सुनने को मिलता है कि भाई 4 या 5 से ज्यादा फंड मत रखिए। मेरा ये मानना है, हमारे गोल्स अलग अलग है। एक इमरजेंसी फंड का गोल है, कोई 2-3 साल का गोल हो सकता है वेकेशन का, बच्चों की एजुकेशन, घर खरीदने का, और लॉन्गर टर्म रिटायरमेंट प्लानिंग करने का। तो ये 4 या 5 फंड के पूल से नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पे एसेट एलोकेशन अलग अलग है। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम लॉन्ग टर्म गोल्स की बात करें, जैसे बच्चों की एजुकेशन है या रिटायरमेंट की है, किसी भी गोल में वहां पे आप रिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं 3, 4 या 5 फंड्स। और अगर इमरजेंसी फंड बनाना है तो एक ही लिक्विड फंड रख सकते हैं आप, अगर वेकेशन के लिए बनाना है तो 1 या 2 फंड रख सकते हैं। तो गोल के ऊपर डिपेंड करता है। ओवरऑल पोर्टफोलियो में अगर आप ये मान के चले कि 4 या 5 फंड हो, तो मुझे नहीं लगता वो सही होगा, क्योंकि आप ना तो आप एसेट एलोकेशन कर पाओगे, और आपके लिए एक डिटरमिन करना बहुत ही मुश्किल है कि कितना पैसा आप किस गोल के लिए रख रहे हो। तो गोल वाइज पोर्टफोलियो बनाइए, 3 से 5 फंड आप गोल में रख सकते हैं, स्पेशली लॉन्ग टर्म। ओके, चलिए, तो एक आइडियल पोर्टफोलियो बिल्डिंग कैसे होनी चाहिए, किन कैटेगरीज के साथ कितने फंड काउंट होने चाहिए, कहाँ कहाँ पे एक्सपोजर ले सकते हैं, सब बातें हेमंत जी ने बताई। लेकिन अब बात करते हैं व्यूअर्स से, और हमारे साथ शुभम जैन अहमदाबाद से पहले व्यूअर कनेक्टेड भी हैं। शुभम, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार मैडम। मेरा पोर्टफोलियो जो है HDFC फ्लेक्सी कैप 3000, पाराक फ्लेक्सी कैप 2000, एडेडवाइस मिड कैप 1.5 के, मोतीलाल आर्जन मिड 1000,
इंडेक्स स्मॉल कैप 1000, एडलवाइज गोल्ड एंड सिल्वर 1.5 के। मुझे मेरे फंड्स रिव्यू करना है, और अगर मैं स्टेप अप करता हूँ तो किस फंड में ऐड करूँ, और गोल्ड एंड सिल्वर में मैं स्टेप अप करूँ या SIP स्टॉप कर दूँ। अभी गोल्ड एंड सिल्वर में कौन सी एसआईपी है आपकी? एडलवाइज गोल्ड एंड सिल्वर। ओके, ठीक है। और अभी आपका लक्ष्य क्या है? फंड्स रिव्यू करना और मुझे स्टेप अप भी करना है, तो किस फंड में स्टेप अप करूँ मैं? और गोल्ड एंड सिल्वर नहीं, जैसे मतलब बहुत सारी रैली हो चुकी है, तो गोल्ड एंड सिल्वर में मैं स्टॉप करूँ या और ऐड कर सकता हूँ? नहीं, आपका टारगेट मतलब कोई टारगेट है, लक्ष्य आपका कि इतने करोड़ या इतने अमाउंट आपको चाहिए? नहीं, एट पर्टिकुलर टाइम टारगेट नहीं रखा है मैंने। ओके, मेरे ख्याल से ये एडलवाइस के गोल्ड एंड सिल्वर ETF फंड में इन्वेस्ट कर रहे होंगे, जो इन्होंने बताया हेमंत जी। तो आपके पास फिर यानी GM अभी आपके टोटल सिर्फ 10,000 के है ना शुभम? यस। ओके, तो आपके पास यानी GM फ्लेक्सी कैप है 3,000, मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप है 3,000, एडलवाइस का मिड कैप नहीं है, एडलवाइस का गोल्ड एंड सिल्वर ETF फंड है 2,000, 1,000 है टाटा स्मॉल कैप में, इन्वेस्को में 1,000, राइट? यस। ओके, हेमंत जी 3.25 लाख पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 26 साल में 2 करोड़ का लक्ष्य है, 24 साल इनकी उम्र है, यंग इन्वेस्टर हैं। जैसे इन्होंने कहा कि ये स्टेप अप भी करेंगे, तो किन फंड्स में उस एलोकेशन को इंक्रीज करें? एडलवाइस गोल्ड एंड सिल्वर ETF फंड को लेकर आपकी राय क्या है, क्या सजेशन? हाँ जी, देखिए 2-3 चीजें हैं जहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि इनके पास 26 ईयर्स का टाइम होराइजन है, 26 साल है इनके पास। ऑब्वियसली वहां पे अगर प्रीडोमिनेटली आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो तो ज्यादा फायदा होगा, जो उन्होंने किया भी। हालांकि कुछ पैसा ये जो गोल्ड और सिल्वर फंड में लगा रहे हैं, मेरा ये मानना है कि थोड़ी सी कंसोलिडेशन की जरूरत है पोर्टफोलियो में। बट अच्छी बात ये है, इन्होंने कहा कि वो स्टेप अप करना चाहते हैं। अगर ये 10 से 15,000 अपनी SIP को बढ़ा रहे हैं, तो मे बी फिर भी एक फंड एटलीस्ट इस पोर्टफोलियो में कम हो सकता है। दूसरा, जहां तक गोल्ड और सिल्वर का सवाल है, ये बात बिल्कुल सही है, हमने पहले भी बात की कि वहां पे अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला है। ऐसा हो सकता है कि ऐसा फेज है कि वहां पे बहुत ज्यादा मूवमेंट देखने को ना मिले, लेकिन अगर आप एसेट एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, तो फिर आपको ऐसे फेजेस को इग्नोर करके, स्पेशली आप जब सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करते हो, तो डेफिनेटली बने रह सकते हो। अभी 10,000 में से 2,000 है, मतलब 20% एलोकेशन उनका गोल्ड सिल्वर में है। अच्छी बात यह है डिवाइस के फंड में कि वो ऑलमोस्ट आधा आधा एक्सपोजर जो है गोल्ड और सिल्वर में है। लेकिन क्योंकि अगर ये अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे हैं 5,000 से, तो फिर जो उनकी एलोकेशन परसेंटेज है वो कम आ जाएगी। तो मेरे हिसाब से आप डेफिनेटली उसमें कंटिन्यू कर सकेंगे। और जो बाकी फंड्स हैं मेरे हिसाब से उसमें मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, वहां पे आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं, उसको 4,000 कर सकते हैं। ईडलवाइस की हमने बात की गोल्डन सिल्वर, वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इन्वेस्ट को स्मॉल कैप में अपना थोड़ा अमाउंट बढ़ा दीजिए 3,000। हम यहाँ पे एलोकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं 15,000 के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जैसा मैंने कहा था कि थोड़ा रीबैलेंस करना है पोर्टफोलियो में, और फिर एक मल्टी कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में बनाइए। मल्टी कैप फंड आपके पोर्टफोलियो में नहीं है, और जैसा मैंने शो की शुरुआत में भी कहा था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, क्योंकि एक ही इन्वेस्टमेंट से आपको तीनों मार्केट सेगमेंट में पैसा मिलता है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं आप। तो वहां पे कोटक मल्टी कैप आप देख लीजिए, उसमें आप 5,000 इन्वेस्ट कीजिए, तो कुल मिला के 15,000 की जो इन्वेस्टमेंट है आपकी, वो 4 फंड्स के अंदर होगी। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो के लेकर। रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और क्वेश्चन, जल्द वापस आते हैं।
आप देख रहे हैं योर मनी। हेमंत रुस्ती के हमारे साथ बने हुए एक बार इसको आंसर करने के लिए सवाल लेते हैं कुछ और। एक ईमेल के थ्रू सवाल हमें वरुण ने भेजा है और अमृतसर से ये सवाल आया है। 1,20,000 की मंथली सिप चल रही है, 40 लाख ऑलरेडी पोर्टफोलियो की वैल्यू हो चुकी है, 15 साल का होराइजन है, छोटा पोर्टफोलियो है, 30,000 पर मंथ निपॉन स्मॉल कैप में, 30,000 एचडीएफसी मिड कैप में, 30,000 जा रहा है बंधन स्मॉल कैप में, एंड देन अगेन मिड कैप में 30,000। तो आइडियली देखा जाए तो इनके पोर्टफोलियो में 50-50% एलोकेशन मिड और स्मॉल कैप में है। क्या सजेशन 15 इयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, 40 लाख पोर्टफोलियो की वैल्यू, क्या सलाह? जी, सबसे पहले 15 साल का समय है, ऑल इक्विटी पोर्टफोलियो और सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कर रहे हैं। आई थिंक बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही है वो। और अभी तक उन्होंने 40 लाख का कॉर्पस बनाया, तो मेरे हिसाब से अगर 12% का रिटर्न मान के चले, और क्योंकि 1,20,000 के एसआईपी तो करीब करीब 8 करोड़ का कॉर्पस तो बना पाएंगे। उन्होंने अपना टारगेट नहीं बताया, बट मुझे लगता है एक अच्छी खासी रकम जो है उस इन्वेस्टमेंट से वो बना पाएंगे। अब जहां तक पोर्टफोलियो कंपोजिशन का सवाल है, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, 4 फंड्स हैं, उसके अंदर 2 फंड जो है वो मिड कैप के हैं और 2 फंड जो है स्मॉल कैप के हैं। इन दोनों सेगमेंट में ये प्रूवन फैक्ट है कि इनके पास जो पोटेंशियल है वो लार्ज कैप से ज्यादा है। लेकिन जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो, ये मानते हुए कि इक्विटी खुद से एक एग्रेसिव एसेट क्लास है, अपने पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा एग्रेसिव मत बनाइए। मुझे लगता है यहाँ पे डेफिनेटली एक ऐसा पोर्टफोलियो जो काफी एग्रेसिव है। तो मैं चाहूंगा कि डेफिनेटली जो इनकी जो एलोकेशन है डिफरेंट मार्केट सेगमेंट में, उसको थोड़ा रीबैलेंस करें। तो एक मिड कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, और एक स्मॉल कैप फंड रख सकते हो आप, बंधन स्मॉल कैप फंड। बाकी जो 2 फंड्स हैं उनके बदले में मैं चाहूंगा कि एक मल्टी कैप फंड हो उनके पास, जो निपॉन इंडिया मल्टी कैप हो सकता है। हमने इससे पहले कोटक मल्टी कैप की भी बात की थी, तो दोनों में से कोई भी एक फंड आप ले सकते हैं। और दूसरा जो है एक लार्ज एंड मिड कैप फंड, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है अगर एक क्वालिटी पोर्टफोलियो में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे आपका जो पैसा है वो हिंदुस्तान की 250 टॉप कंपनीज में इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप में इन्वेस्ट होता है। तो वहां पे आप इन्वेस्ट को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप देख सकते हो। तो 4 फंड रहेंगे इनके पास, एक प्योर लार्ज कैप फंड, एक प्योर मिड कैप फंड, एक स्मॉल कैप फंड, एक मल्टी कैप फंड और एक लार्ज एंड मिड कैप। तो थोड़े बदलाव आपको सजेस्ट किए गए हैं आपके पोर्टफोलियो रिलेटेड। एक मिड कैप एक स्मॉल कैप से निकलने की सलाह है, थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करें पोर्टफोलियो और उस पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप, निपॉन इंडिया मल्टी कैप को शामिल करें। 8 करोड़ की राशि आप मान के चले इकट्ठा कर लेंगे 15 सालों में। एक और सवाल लेंगे, जुदा देबरामा ने एक सवाल भेजा है त्रिपुरा से। 42 ईयर्स इनकी एज है, 15,000 पर मंथ के मंथली सिप है, 1,60,000 पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 15 साल में जो लक्ष्य है वो 1 करोड़ का है। एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो 15,000 रुपए का कहाँ डिप्लॉय किया हुआ है, उसमें 1,000 डाल रहे हैं मेरई लार्ज एंड मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स में, 1,500 एचडीएफसी स्मॉल कैप में, 5,000 पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में, 2,000 आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी 50, 3,000 निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप और एसबीआई गोल्ड फंड भी है। बताइए। ये देखिए, यहाँ पे इनकी जो इन्वेस्टमेंट है एसआईपी की वो 15,000 की इन्वेस्टमेंट है और इनके पोर्टफोलियो में 8 फंड्स हैं। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये पोर्टफोलियो में ओवर डाइवर्सिफिकेशन है। जैसा हमने पहले भी बात की कि म्यूचुअल फंड खुद से एक डाइवर्सिफाइड व्हीकल है, उसमें इतने सारे फंड रखने से ओवरलैप होता है। और इसका मतलब ये है कि डिफरेंट मार्केट सिनेरियो में सारा का सारा पोर्टफोलियो एक जैसा बिहेव करता है। तो मुझे लगता है उसको हमेशा एज एन इन्वेस्टर आप उसको अवॉइड करें। तो यहाँ पे मैं चाहूंगा कि वो अपने फंड्स को कंसोलिडेट करें, पोर्टफोलियो में फंड्स को कम करें, ताकि उसको मॉनिटर करना अच्छा आसान हो। और साथ ही अच्छे क्वालिटी फंड्स आपके पोर्टफोलियो में जब होंगे तो आपकी परफॉर्मेंस भी सुधरेगी। तो मेरे हिसाब से जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं उनमें कुछ एक फंड्स हैं, जैसे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप जिसमें 5,000 इन्वेस्टमेंट, वो रखें आप। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 3,000, वो रखें आप। और एसबीआई के गोल्ड फंड में 1,000 की इन्वेस्टमेंट है। ये 3 फंड एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो से आप रख सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहे हैं तो हमने सेक्टर फंड वाले जो फंड है उसको भी अवॉइड कर रहे हैं हम, और जो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे उनको भी अवॉइड कर रहे हैं। इसके अलावा 2 फंड जो बाकी 6,000 है, तो 2 फंड में आप करें, एक मल्टी कैप फंड जो कोटक मल्टी कैप हो सकता है, और एक लार्ज एंड मिड कैप जो बंधन है लार्ज कैप, जहां पे आप 2,000 इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो कुल मिला के 8 फंड से आपके नंबर ऑफ फंड जो है वो 5 पे आ जाएंगे। और हमने कोशिश ये की है कि जो तीनों मार्केट सेगमेंट है उसमें आपका प्रॉपर एलोकेशन हो जाए, और ये ऐसे फंड्स हो जो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और उनमें आगे जाके भी अच्छा परफॉर्म करने की पोटेंशियल। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए आपके पोर्टफोलियो पर। एक और सवाल लेते हैं ईमेल के थ्रू। सत्य सिबा मिश्रा ने एक सवाल भेजा है। 31 ईयर्स इनकी एज है, मंथली सिप चल रही है 14,500 की और 1 करोड़ का लक्ष्य है 15 सालों में। एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो कौन सा है? काफी बड़ा पोर्टफोलियो है,
एक्सिस फोकस फंड 1,000 रुपीज 1,000 ये डिप्लॉय कर रहे हैं कई और फंड्स में, जैसे कैनरा बुक ऑफ फ्लेक्सी कैप, इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, एसबीआई फ्लेक्सी कैप, देन कोटक फ्लेक्सी कैप है 2,000 रुपये महीना, मेरे इमर्जिंग ब्लू चिप में 2,000, 3,000 एसबीआई स्मॉल कैप में, क्वांट स्मॉल कैप में 2,000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 2,000, 500 माफ कीजिए। तो काफी बड़ा पोर्टफोलियो 14,500 के सिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओवरलैपिंग भी काफी है कैटेगरीज की। क्या सजेशन आपकी तरफ से हेमंत जी? जी दीपाली, बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए 15,000 की इन्वेस्टमेंट है और 10 फंड है। और इससे पहले हमने देखा था कि इस पोर्टफोलियो में 8 फंड थे, यहाँ पे 10 फंड है। तो डेफिनेटली ये भी एक ऐसा केस है जहाँ पे मुझे लगता है कि ओवर डाइवर्सिफिकेशन है पोर्टफोलियो में। यहाँ पे फंड्स को कम करने की जरूरत है। तो कुछ SIPs ऐसी हैं जहाँ पे मुझे लगता है कि अगर वो बंद करें उसको और वो पैसा रीएलोकेट करे कुछ एग्जिस्टिंग फंड में तो बेहतर होगा। तो जो फंड जहाँ पे मुझे लगता है कि वो कंसिडर कर सकते हैं कि अपनी SIP को बंद करें, वो है एक्सिस फोकस फंड, कैनरा बैंक ऑफ फ्लेक्सी कैप फंड, SBI फ्लेक्सी कैप फंड, मेरा एसेट लार्ज एंड मिड कैप, SBI स्मॉल कैप और क्वांट स्मॉल कैप। ये जो 10,000 है, ये मुझे लगता है एग्जिस्टिंग फंड्स हैं, जैसे इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा, वहां पे 2,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 2,000 एडिशनल इन्वेस्ट कर सकते हैं और कोटक लार्ज एंड मिड कैप में 3,000 एडिशनल इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो 3,000 बचेगा वो आप एक लार्ज एंड मिड कैप फंड रखिए अपने पास। हमने कुछ फंड्स की पहले बात की है, उसमें से एक जैसे इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप को आप कंसिडर कर सकते हो। तो हमने कोशिश की है कि हमने फंड्स को कम किया है, जो ओवरलैप है वो कम किया है, और बेटर क्वालिटी फंड्स होंगे तो मुझे लगता है कि ओवर ए लॉन्गर पीरियड पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस डेफिनेटली बेटर होगा। चलिए, तो ये रहा आपके पोर्टफोलियो को लेकर सजेशंस। थोड़े बदलाव कीजिए, छोटा कीजिए पोर्टफोलियो, कॉम्पैक्ट करने की जरूरत है, और जो बदलाव करने हैं वो हेमंत जी ने आपको बताए। लेकिन हेमंत जी के टॉप 4 फंड्स अब पूछ लेते हैं उन व्यूअर्स के लिए जो उनकी चॉइस के हिसाब से पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। बताइए हेमंत जी, क्या चॉइस रहेंगे आपकी तरफ से? जी, जैसे हमने शुरुआत में बात की थी कि वो डाइवर्सिफाइड कैटेगरी में अपना फोकस रखिए, तो वहां पे एक कोटक मल्टी कैप, बंधन लार्ज एंड मिड कैप, इन्वेस्को मिड कैप और HDFC फ्लेक्सी कैप, ये 4 फंड्स हैं। मुझे लगता है चाहे आप नए निवेशक हो चाहे आप एग्जिस्टिंग निवेशक हो, अगर आप देख रहे हैं कि कहीं आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ानी हो तो इन फंड्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। ओके, तो ये रहे टॉप 4 फंड्स हेमंत जी की तरफ से, कोटक मल्टी कैप, बंधन लार्ज एंड मिड कैप, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप, HDFC फ्लेक्सी कैप। इन्हें मिलाकर आप पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू हेमंत जी आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी। नमस्कार।